नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय से पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। इसके पहले के जो 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं उनमें 1 नंबर प्रश्न से लेकर 85 नंबर प्रश्नों तक सॉल्व किया गया है और इस चौथे वीडियो में हम लोग 86 नंबर प्रश्न से लेकर 120 नंबर प्रश्न तक अर्थात पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो कुल 35 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो 86 नंबर प्रश्न पूछा गया कि आर्द्र मानसून की अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, मालवा के पठार पर, सतपुड़ा के पठार पर, शिलांग के पठार पर या आपका छोटा नागपुर के पठार पर। तो आपका जो सही उत्तर है वह है छोटा नागपुर के पठार पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, एएस प्रकार की, एडब्ल्यू प्रकार की, सीडब्ल्यूजी प्रकार की या एएमडब्ल्यू प्रकार की। तो आपका जो सही उत्तर है वो है एएमडब्ल्यू प्रकार की। अब आपको तुरंत दिमाग में रखना है कि सीडब्ल्यूजी प्रकार की, एएस प्रकार की या एडब्ल्यूए प्रकार की जो जलवायु है भारत के किन भागों में पाई जाती है। तो इसको आइए हम लोग बता देते हैं कि आपको कहाँ पे पाई जाती है। तो एएमडब्ल्यू प्रकार की आपको मालूम है कि गोवा के दक्षिणी भाग में पश्चिमी घाट तट पे पाई जाती है, ठीक है। एएस प्रकार की तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे हो गई। एडब्ल्यू प्रकार की जो पाई जाती है वो कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में है। तो उसको हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो नक्शे पे आपको बताएंगे कि इसका विस्तार कहाँ तक है। इसके अलावा सीडब्ल्यूजी प्रकार की जो जलवायु है वो गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश एवं उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ भागों में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण वाला प्रश्न है कि भारत में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति के स्पष्ट विभाजन के साथ संघीय व्यवस्था वाली सरकार है। तो ये बात सही है आपकी। कारण दिया हुआ कि भारत का संघवाद उन पर अपार विविधताओं से जुड़ा हुआ है जो भारत के राज्यों के अंतर्गत विद्यमान है। तो ये भी आपको सही है। तो आपका जो पहला कथन है, पहले कथन का कारण व्याख्या करता है तथा दोनों कथन सही हैं। तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो ए नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संगम दिए हुए हैं, मतलब नदियों के संगम दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ कौन कौन सी नदियां वहां पे आके मिलती हैं वो दूसरी सूची में दिया हुआ है। तो देवप्रयाग जो संगम है जो कि उत्तराखंड में, ये सभी जितने प्रयाग दिए हुए सब आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। तो देवप्रयाग में कौन किन किन नदियों का संगम होता है? तो आपको मालूम होगा कि भागीरथी और अलकनंदा, और यहीं से ही देवप्रयाग से ही अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद गंगा नाम पड़ता है। और देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक गंगा पहाड़ी इलाकों में प्रवाहित होती है, और हरिद्वार से जैसे ही वो दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है तो वो क्या होती है? मैदानी भागों में प्रवाहित होती है। अगला जो है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में कौन कौन मिलती है नदियां? वो है धौली गंगा और विष्णु गंगा। कर्णप्रयाग में आपकी कौन सी नदी मिलती है? वो है आपका पिंडार एवं मंदाकिनी। इसी तरह से रुद्रप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा मिलती है। तो आपको इस तरह से लगा देना है। तो आपका कौन सा कूट सही हो गया? 3, 1, 2, 4, ठीक है। तो आप आसानी से इसको लगा दीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि पीर पंजाल श्रेणी भाग है। ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, शिवालिक हिमालय का या लघु हिमालय का। तो जो आपका पीर पंजाल श्रेणी है वो मिडिल हिमालय या लघु हिमालय का पार्ट है। अब पीर पंजाल श्रेणी भारत के किस राज्य में ज्यादातर फैली हुई है? इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि हिस्पर हिमनद या हिस्पर ग्लेशियर संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं काराकोरम पर्वत से, महान हिमालय से, लघु हिमालय से या उप हिमालय से। तो ये आपका जो है संबंधित है किससे? काराकोरम हिमालय से। अब आपसे मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ कि काराकोरम हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। और आपको बताते चले कि जो आपका जो हिमालय है, हिमालय में जो अधिकांश हिमनद हैं उनमें जो प्रमुख रूप से फेमस हिमनद हैं जैसे ससाइनी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बल्टोरो इत्यादि हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। अगला जो प्रश्न है कि सिवोक गोला दर्रा निर्मित किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं
सिंधु नदी द्वारा, तीस्ता नदी द्वारा, लघु हिमालय द्वारा या ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। तो ये जो सिवो गोला दर्रा है वो तीस्ता नदी द्वारा निर्मित किया गया है। अब और जो दर्रे हैं उनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि जस्कर श्रेणी में स्थित है और इससे श्रीनगर से लेह मार्ग गुजरता है। इसी तरह से जो बुर्जिल दर्रा है यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है और यह दर्रा कश्मीर एवं मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारस्परिक मार्ग भी है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अरेबिया एवं रोबस्टा किसमें है। ऑप्शन दिए हुए चाय की, मक्के की, कॉफी की या आपका कपास की। तो आपका जो सही उत्तर है वो है कॉफी की। अब आपको बताते चले कि आपसे कई बार पूछा जाता है नहीं, कॉफी की जगह पे यहाँ पे कहवा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना कहवा की ये जो है वो दी हुई है, तो यहाँ पे आपका ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका अरेबिया और रोबस्टा जो है ये कहवा की क्या है, प्रजातियां हैं या वो है, ठीक है। अब आपको बताते चलें कि जो कहवा की जो सबसे पहली बार खोज की गई थी अरेबिया में लगभग 1200 वर्ष पूर्व की गई थी और वहां से इसे ब्राजील लाया गया। और अरेबिया कहवा जो है इसकी कृषि मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका में की जाती है और यह एक अच्छी क्वालिटी का किस्म है और यहाँ पर जो विश्व व्यापार अधिकांशतः इसी तरह के कहवा का होता है, ठीक है, अरेबिका प्रकार का। और रोबोस्टा जो है यह रोग प्रतिरोधक होता है किंतु यह निम्न क्वालिटी का होता है और इसकी जो मुख्य रूप से जो खेती की जाती है या उपजाया जाता है वो अफ्रीकी देशों में किया जाता है। अब आप मुझे बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा अरेबिया प्रकार की किस्म बोई जाती है और उसका उत्पादन होता है या रोबस्टा प्रकार का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही कोड की सहायता से उत्तर कर दीजिए। तो एक तरफ सेल क्रम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ सेल तंत्र दिए हुए हैं, मतलब सेल समूह दिए हुए हैं और दूसरी तरफ सेल तंत्र दिए हुए हैं। तो आर्कियन जो है किससे जुड़ा हुआ है वो आपको बताना है, वो आपका धारवाड़ से जुड़ा हुआ है, धारवाड़ है। और उसके बाद पुराण जो है वो किसका है, विंध्यन से है। द्रविड़ियन को किससे आपको मिलाना है, द्रविड़ियन आर्डोविशियन से आपको मिलाना है। आर्यन जो है किससे मिलाना है, वो आपका गोंडवाना से मिलाना, ठीक है। तो इस तरह से आप सही विकल्प का जो है चयन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए मदुरई, थोरियम, कोरापुट, मोनाजाइट, गया, यूरेनियम, कोल्लम, तांबा। तो आपका जो सही युग्म सुमेलित नहीं है वो आपका कौन सा है, वो है आपका मदुरई थोरियम, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित नगरों में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज एवं पूर्व पश्चिम गलियारा के बीच मिलन बिंदु पर स्थित है। ऑप्शन दिए हैं ग्वालियर, उदयपुर, आगरा या वाराणसी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका उदयपुर। तो अगला प्रश्न अब आपसे यहीं पे मैं प्रश्न पूछ लेता हूं कि पूर्व और पश्चिम गलियारा तथा उत्तर और दक्षिण गलियारा का जो मिलन बिंदु है वो कौन सा है। वो आपसे कई बार पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। वो कौन सा नगर है, कौन सा स्थान है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। इसके अलावा आप बताइएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब की गई थी और इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये आप मुझे दो बताइएगा। इसके अलावा तीसरा जो आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि पूर्व और पश्चिम गलियारा का पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु कौन सा है। ये इतने प्रश्नों के आपको जो है जवाब देने हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पोस्ट करिएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना तथा सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 में जो है प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, परियोजनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियां दी हुई हैं। तो पोचमपाद जो है ये जो परियोजना है वो किस नदी पे है, वो आपकी गोदावरी नदी पे है, ठीक है। नागार्जुन सागर जो है वो आपकी कृष्णा नदी पे है। नांगल बांध परियोजना किस पे है, वो आपकी सतलज पे है। और जो नीचे डी है वो मैथन जो है वो आपकी बराकर पे है। तो इस तरह से आप इनको मिला के और सही उत्तर का चयन कर लीजिएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि अलग से सेपरेट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप बताइए कि जो है पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है। तो आपको सही उत्तर का चयन कर लेना है, ठीक है, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए। इस तरह से आप इनको प्रॉपरली तैयार कर लीजिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए डाफर के सामने दिया हुआ गुजरात, कोरबा जो है आपका झारखंड, चेचू जो है आपका केरल और खोंड जो है वो आपका मध्य प्रदेश। तो खोंड जो है वो क्या है, आपका मध्य प्रदेश से सुमेलित नहीं है।
अब आपको बताते चले कि जो चेंचू है वो आंध्र प्रदेश में मिलते हैं और इनमें एक नेता का प्रचलन होता है जिसका नाम पेडा मैची होता है और यह सभी प्रकार के निर्णय लेता है। जबकि जो खोंड जनजाति है वो झारखंड में पाई जाती है, ना कि मध्य प्रदेश में। इसीलिए आपका ये जो डी विकल्प है वो आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई जाती है और ये वर्षा के लिए मनुष्य के बलिदान में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि जिस प्रकार से कष्ट सहने वाले की आंखों में आंसू गिरता है एवं जिस तरह से उसके जख्म से खून बाहर निकलता है, उसी तरह से बादल से वर्षा होती है। ये वहाँ पे जो खोंड जनजाति है उनका मानना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कटिहार जूट उद्योग के लिए, तो जूट उद्योग के लिए सही है। बर्नपुर लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए, ये भी सही है। बांसबेरिया इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, ये आपका जो है सही नहीं है। बांसबेरिया किस लिए प्रसिद्ध है? वो है जूट उद्योग के लिए। और कोरबा वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए। तो सी नंबर विकल्प सही सुमेलित नहीं, तो सही बांसबेरिया कहाँ पे होगा? इंजीनियरिंग ना हुआ करके जूट उद्योग से सम्मिलित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न कि बिहार एक देश का एक पिछड़ा राज्य है। कारण दिया हुआ कि राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। तो भिन्नता तो मिलती है लेकिन किस वजह से है, इसका कारण आपको समझना है। तो यहाँ पे आपका कथन फिर से आप पढ़िएगा कि बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, सही है। और राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है, मतलब रीजनल डिफरेंशिएशन रहता है उनके डेवलपमेंट लेवल में। तो ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हाँ अगला प्रश्न जो पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब भूगोलवेत्ता भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में ज्यादातर जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं इब्न बतूता, इब्न खालदून, अल मसूदी, अल बाल्खी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? इब्न बतूता। ठीक है, और इब्न बतूता जो है वो अरब का मार्को पोलो भी कहा जाता है। अब आपसे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इब्न बतूता है वो नीग्रो मूल का था और उसकी जो शिक्षा है वो मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में वह भारत आया था एवं भारत की विस्तृत यात्रा की। बाद में दिल्ली का कोतवाल एवं चीन में तुगलक का राजदूत नियुक्त हुआ। कुल मिलाकर उसने 75,000 मील से भी अधिक यात्रा की और इसी वजह से अरब जगत का उसे मार्को पोलो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न जानने से पहले आप मुझे बताइएगा कि इब्न बतूता महोदय ने कौन सी एक किताब का नाम लिखा था, कौन सी एक किताब लिखी थी? इसी तरह से इब्न खालदून ने कौन सी एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी? ये दो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। अगला है कि सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर स्पष्ट किया था। ऑप्शन दिए हुए कांट ने, वारेनियस ने, हेटनर ने या हम्बोल्ट ने। तो जो आपका सही उत्तर है वो है वारेनियस। वारेनियस ने 1650 में क्या किया था? एक किताब लिखी थी जिसका नाम था क्या? ज्योग्राफिया जनरलिस। और उसी में भूगोल के दो भागों में उसको विभक्त किया, एक सामान्य भूगोल मतलब जनरल ज्योग्राफी और दूसरा था विशिष्ट भूगोल या स्पेसिफिक ज्योग्राफी। ठीक है, ये क्षेत्र वर्णीय भूगोल उन्होंने बताया था। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से कौन ओजोन क्षरण का कारण नहीं है परंतु एक सुपर हरित गैस ही है, मतलब सुपर ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन दिए हुए हैं HFCs, CFCs, HF, HCFC, H2SO4। तो जो आपकी हरित गैस नहीं, हरित गैस सुपर हरित गैस है और ओजोन क्षरण का कारण नहीं है, वो है आपका HFCs। ठीक है, और अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न है। तो आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उम्मीद है कि आपके आगामी परीक्षाओं के काम आने वाले हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक तैयार करिए, अपने नोट्स बनाइए जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो परीक्षा के टाइम। तो 104 नंबर प्रश्न है कि मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन तीव्र गति से पर्यावरण अवनयन के लिए प्रति उत्तरदायी है? मतलब कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा अप्रोच है? पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, संभववादी उपागम
या पॉसिबिलिज्म अप्रोच या पारिस्थितिकीय उपागम या इकोलॉजिकल अप्रोच। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है टेलियोलॉजिकल उपागम या उद्देश्यपरक उपागम। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्वपोषी, मृतपोषी, रसायन पोषी या प्राण संभोजी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका स्वपोषी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि नगरीय आकारिकी के नगरीय परिमंडल प्रतिमान को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं बर्गेस महोदय, वेंस महोदय, पी मान महोदय और ए ई स्मिल्स महोदय। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका जो है क्या है, वेंस महोदय। तो वेंस महोदय ने जो है क्या किया था कि नगरीय आकारिकी के नगरीय परिमंडल प्रतिमान या शिफ्ट पैराडाइम को प्रतिपादित किया था। और डिकिंसन के अनुसार कहा जाता है कि आकारिकी आवासिक क्षेत्र की योजना तथा विकास से संबंधित है, जिसका निरीक्षण एवं व्याख्या उसके उद्भव, विकास एवं कार्य के संदर्भ में किया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जब जीव जंतुओं का विसरण नदी, हवा, सागर, तरंग आदि जैसे वाहकों द्वारा होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बलात् विसरण, मौसमी विसरण, निष्क्रिय विसरण या त्वरित विसरण। तो इसे कहते हैं क्या, निष्क्रिय विसरण या पैसिव डिस्पर्सल। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चैलेंजर अभियान के सामने विविल थॉमसन दिया हुआ है, वीगल अभियान के सामने चार्ल्स डार्विन दिया हुआ है, आइसोक्रोन्स के सामने आइसोस्टेपिस दिया हुआ है और बेरी ऑफ जोन्स के बारे में प्लेट टेक्टोनिक्स दिया हुआ है। तो आपका जो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है वो है आइसोक्रोन्स, जो कि आइसोस्टेसी से संबंधित नहीं है, जबकि चैलेंजर अभियान विविल थॉमसन के द्वारा किया गया, वीगल अभियान चार्ल्स डार्विन उसमें शामिल थे, बेरी ऑफ जोन जो है प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित है, लेकिन जो आइसोक्रोन्स है वो आइसोस्टेसी से संबंधित नहीं है, जबकि यह समयांतर के समान रहने पर किसी संदर्भ बिंदु से दूरी को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। ठीक है। तो आपसे और भी जो इस तरह के टर्म पूछे जाते हैं, जैसे आइसोकाइनेटिक आपसे टर्म पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है कि समान वायु वेग वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। इसी तरह से आइसोमर आपसे पूछा जाता है, तो आइसोमर का मतलब होता है वर्षा की वार्षिक मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाने वाली उसकी औसत मासिक मात्रा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है। तो आपने जान लिया आइसोक्रोन्स क्या होता है, आइसोकाइनेटिक क्या होता है और आइसोमर क्या होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभच्छी या स्नो ईटर कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए चिनूक, सिरक्को, हरमट्टन, खमसिन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका चिनूक। अब आप मुझे बताइए कि सिरक्को, खमसिन और हरमट्टन कहाँ पर प्रवाहित होती हैं, किन देशों में प्रवाहित होती हैं। इसके साथ ही आप मुझे बताइएगा कि रक्त वर्षा चारों जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से कौन सी हवा कराती है। इसके साथ ही आप मुझे बताइएगा कि कौन सी जो स्थानीय हवा है जो कि डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। ये आप मुझे 3-4 क्वेश्चन के जवाब आप बताइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं चिनूक के बारे में। तो चिनूक क्या है, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढलान पर अल्बर्टा, पश्चिमी सस्केचुआन एवं मोंटाना राज्यों के ढालों से नीचे की ओर गर्म एवं शुष्क दक्षिणी पश्चिमी हवा होती है और बसंत काल में इसकी गर्मी से तापमान अचानक बढ़ जाता है, जिससे हिम पिघलन में तेजी होने लगती है। इसी वजह से इसको हिमभच्छी या स्नो ईटर हवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूपर्पटीय अपरदन सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं महाद्वीपीय जलमग्न तट की उत्पत्ति से, महाद्वीपीय ढाल की उत्पत्ति से, स्प्रिंग ज्वार की उत्पत्ति से या अंतःसागरीय गर्त की उत्पत्ति से। तो जो है आपका जो सही उत्तर है वो है अंतःसागरीय गर्त की उत्पत्ति से। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ऑप्शन दिया हुआ है एच हेस महोदय ने, एनडी अपडाइक महोदय ने, जे वाइन महोदय ने या जे हेरिजलर महोदय। तो आपको मालूम होगा कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है कॉन्सेप्ट है,
इसका प्रतिपादन हैस महोदय ने किया था। और आपको बताते चलें कि जो पूरा चुंबकत्व है, मतलब कि पैलियोमैग्नेटिज्म है, एवं सागरीय नितल प्रसरण मतलब कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इनके प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दोनों प्रमाणों पर आधारित है। और यह एक ऐसा सिद्धांत है जो महाद्वीपीय विस्थापन के साथ साथ भूपटल की संरचना जैसे भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक क्रियाओं की व्याख्या करता है। सागर नितल प्रसरण, जैसा कि हमने आपको बताया कि किसने प्रतिपादित किया था, हैस महोदय ने। अब आप मुझे बताइएगा कि प्लेट शब्द का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, किसने सबसे पहले प्लेट शब्द को उपयोग किया था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं, कुछ और जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आप मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से किसने स्थलाकृतिक विकास के अपने मॉडल में न्यूनतम बल के नियम का उपयोग किया, लीस्ट फोर्स लॉ किसने उपयोग किया? ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रेगरी, गिलबर्ट, ट्रिकार्ट या मेजिसावा। तो जो न्यूनतम बल के नियम का जो उपयोग किया था वो किया था जीके गिलबर्ट महोदय ने। और आपसे जो और भी बहुत से अपर्दन चक्र से संबंधित संकल्पनाएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं कि वो कौन सी संकल्पनाएं हैं और उनके प्रतिपादकों के बारे में क्या पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि टेक्नो ज्योमेट्री मॉडल किसने दिया था, तो वो है मैरी मोरिसावा। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि एपिसोडिक होजन थियरी किसने दिया था, वो दिया था सुम्प और लिचर्टी ने। इसी तरह से पैन फैन किसने दिया था, वो दिया था लासन महोदय ने। इसी तरह से सवाना अपर्दन चक्र या सवाना साइकिल इरोजनल साइकिल जो है वो दिया था पुश और थॉमस महोदय ने। इसी तरह से पैन प्लेनेशन आपसे पूछा जाता है, या पैन प्लेन किसने दिया था, वो दिया था क्रिकमे महोदय ने। तो आपने देखा कि एक प्रश्न से आपने कई प्रश्नों को तैयार कर लिया। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि पैन प्लेन, पेडी प्लेन, पैन फैन, इंड्रम्फ, प्राइमारम्फ, इंसलबर्ग, ये टर्म्स पूछे जाते हैं कि किसने प्रतिपादित किए या क्या है। ठीक है, तो इन सबको आपको रिवाइज कर लेना है कि ये किस अपर्दन चक्र से संबंधित हैं, किस जलवायु प्रदेश के अपर्दन चक्र से संबंधित हैं और इनके प्रतिपादक कौन है। अगला जो प्रश्न है 113 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची में विद्वान दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ स्थलाकृति दी हुई है। तो डेविस जो है किसने कौन सा सिद्धांत दिया, स्थलाकृति कौन सी बारे में बात किया, वो पेनी प्लेन के बारे में बात किया। पेंग ने इंड्रम्फ के बारे में बात किया। एलसी किंग महोदय ने पेडी प्लेन के बारे में बात किया और गिलबर्ट ने ग्रेड की बात किया। तो इस तरह से आप मिला देंगे तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4। ठीक है, आप आसानी से इसको मिला दीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उत्तर का चयन करना। एक तरफ सूची में ज्वालामुखी दिए हुए हैं तथा दूसरी सूची में उनकी अवस्थिति या लोकेशन दिए हुए हैं। तो ज्वालामुखी जो है उसका नाम है लाकी और कहाँ पे स्थित है, वो है आपकी कहाँ पे, वो है आपकी आइसलैंड में। इसी तरह से अनसेन जो है वो आपकी जापान में है। ताम्बोरा जो है वो आपकी इंडोनेशिया में है और नेवादो डेल रूज वो आपकी कोलंबिया में है। अब आप इस तरह से सही कोड का चयन कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कन्वेक्शनल करंट कॉन्सेप्ट का जो है किसने propound किया था। ऑप्शन दिए हुए जोली, डेली, जेफ्रे या होम्स। तो ये आपका उत्तर है होम्स महोदय। होम्स महोदय ने, मतलब जिनका पूरा नाम था आर्थर होम्स, उन्होंने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1928-29 में किया था और भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या का निराकरण करने के लिए किया था। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 मंडलों में विभक्त किया। ऊपरी मंडल को क्रस्ट कहा तथा निचले मंडल को आधा स्तर नाम दिया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना तथा सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची में जलप्रपात या वाटरफॉल्स दिए हुए हैं और दूसरी सूची में उनकी लोकेशंस दी हुई हैं या अवस्थिति दी हुई है। तो एंजल जलप्रपात कहाँ पे है, वो है आपका
वेनेजुएला में। किस नदी पे है? आप याद करिए तुरंत, ये आपसे पूछा जाता है, तो बताइए किस नदी पे है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, ठीक है। जो तुगेला जलप्रपात है वो किस नदी पे है, ये आपके कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। इसी तरह से यूटी गई, वो आपकी जो है नॉर्वे में स्थित है, और मुताराजी ये आपकी जिम्बाब्वे में है। तो आपको ये तो आपने जान लिया कि ये कहाँ पे स्थित है, लेकिन ये चारों जो जलप्रपात हैं किन नदियों पे स्थित हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगर नहीं मालूम है तो आप गूगल सर्च कीजिए। इसी बहाने जब आप एक चीज को सर्च करेंगे तो और ऑप्शंस के साथ साथ आप कुछ और चीजें भी सर्च करके पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको उससे जुड़ी हुई कई चीजें मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है कि पिंगो एक एकाकी गुंबदाकार नीचा टीला पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं शुष्क क्षेत्र में, नदीय क्रिया क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में या परिहिमानी क्षेत्र में। तो जो पिंगो पाया जाता है, जो गुंबदाकार पहाड़ी है वो पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? परिहिमानी क्षेत्र में या पेरी ग्लेशियर रीजन्स में। तो ये आपका जो है उत्तर सही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि आप बताइए कि कोपेन के जलवायु विभाजन में भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है। भूमध्य सागरीय मतलब मेडिटेरियन रीजन क्लाइमेट। वहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं CS प्रकार की, AF प्रकार की, DW प्रकार की या AM प्रकार की। तो आपका सही उत्तर है CS प्रकार की। अब आप बताइए कि AF प्रकार की कहाँ की होगी? तो मैं बता देता हूँ, विषुवतरेखीय क्षेत्र की होगी, ठीक है। AM प्रकार कहाँ की होगी? तो AM आपकी मानसूनी क्षेत्र की होगी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र की होगी। तो DW प्रकार की कहाँ की होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आभासी मानसून का उदाहरण है? ऑप्शन दिए हुए हैं यूएसए का दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी मध्य भाग, अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग या दक्षिणी एशिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग, ठीक है। और जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का वो है कि जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी के ऊपर, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के ऊपर या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर। आपका जो सही उत्तर है वो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन के जो हाई प्रेशर बेल्ट है उसके ऊपर, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर जेट स्ट्रीम का जो वेग है वो अधिकतम पाया जाता है, औसत अधिकतम पाया जाता है। अब आपको बताते चलें कि जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम का जो वेग है वो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में जो इनका औसत वेग होता है वो लगभग में 2 गुना हो जाता है। और जेट धाराओं का जो सर्वाधिक औसत वेग है वो धरातल पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों के ऊपर होता है। साथ ही सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने पर भी इन पवन धाराओं के जो स्थिति होती है उनमें स्थानांतरण होता रहता है। तो उम्मीद है कि जो आपके ये 35 प्रश्न आपको बताए गए हैं, 35 प्रश्न मतलब कि आपका 86 नंबर प्रश्न से लेकर 120 नंबर प्रश्न तक, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। अब आपको करना क्या है, जो प्रश्न पूछे गए उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि इन वीडियोस का पूरा बहुत फायदा है जो भी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, चाहे राजस्थान में आने वाला उससे रिलेटेड हो, उड़ीसा से रिलेटेड हो, आपका पश्चिम बंगाल से या आपका हरियाणा या पंजाब से, कहीं से भी रिलेटेड हो, और यूपी हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपका टीजीटी पीजीटी से जुड़े हुए या यूजीसी नेट जेआरएफ से जुड़े हों, तो आपके डिफरेंट जो है एग्जाम्स हैं, तो उनमें सभी में ये जो पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं इनसे आपको बहुत वैल्यूएबल एडिशन मिलेगा। और उम्मीद है कि जब अगर आप सही से ईमानदारी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जल्द मिलेगी। तो धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है या आपको कुछ और टेक्स्ट चाहिए, जो भी कुछ चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, या पर्सनल जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर आप बता सकते हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी कुछ हैं। तो धन्यवाद।